हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम ज्योग्राफी ऑप्शनल के एक सब टॉपिक को देखने जा रहे हैं जिसमें है समुद्री संसाधन। और ये आपको पार्ट बी सेक्शन में इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ना है। समुद्री संसाधन, भारत का समुद्री संसाधन क्या है और इसके संरक्षण के लिए भारत क्या उपाय कर सकता है, तो इन्हीं चीज़ों को पढ़ना है। अब इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है ये हम कुछ एक मॉडल आंसर के रूप में है ये आप लोग को साथ शेयर करते हैं। तो सबसे पहले समुद्री संसाधन है, इस चीज़ को देख लेंगे कैसे लिखना है आप लोग ध्यान से, उसी आधार पे आप लोग अपना मॉडल आंसर बना लेंगे। तो सबसे पहले तो है समुद्री संसाधन, ठीक है, समुद्री संसाधन हो गया। अब देखिए इसको किस तरह से हमने लिखा है। सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि समुद्री संसाधन क्या है, इसके डेफिनेशन को बताना होगा, ठीक है। इसके डेफिनेशन में हम सबसे पहले देखते हैं, समुद्र हमारी पृथ्वी के जीवित पर्यावरण का सबसे बड़ा घटक है, ठीक है। हमारा जितना भी जीवित पर्यावरण का घटक है उसमें सबसे बड़ा जो परितंत्र है वो क्या है, समुद्र का है। जल में अनेक प्रकार के जैव एवं अजैविक संसाधन होते हैं। जैव मतलब जो जीवित है, अजैव मतलब जो जीवित नहीं है वे संसाधन। भारत जैसे विशाल देशों का समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, ठीक है। ये मुख्य भूमि की जो है वो है, ये जो मुख्य भूमि है भारत का, इसका लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि संपूर्ण भारत का अगर द्वीप समूह के साथ मिला देंगे तो हो जाएगा 7500 कुछ है, ठीक है, 7500 कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मुख्य भूमि का भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। मेंस में डेटा बहुत ज़्यादा उतना मायने नहीं रखता है, लगभग भी आप किसी चीज़ को यूज कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, अब इसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखें। और आंसर में जो है ज़्यादा लंबा पैराग्राफ कोशिश कीजिएगा कि नहीं लिखें, जितना 4 लाइन 5 लाइन 3 लाइन का पैराग्राफ आप लोग लिखिएगा, अच्छा लगता है देखने में। उसके बाद आगे देखिए क्या स्टार्ट दिए हैं हम, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील, ठीक है, 200 नॉटिकल मील तक समुद्री संसाधन का दोहन कर सकता है। इस महासागर में कई प्रकार के जैविक तथा अजैविक पदार्थ पाए जाते हैं जिसका आर्थिक महत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको दो पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा देंगे भारतीय समुद्री संसाधन, ठीक है। इंट्रोडक्शन देके यहाँ पे दिखा देंगे जैविक संसाधन, यहाँ दिखा देंगे अजैविक संसाधन। अब क्या है, अजैविक संसाधन को हम लोग बांटे हैं फिर खनिजीय संसाधन और ऊर्जा संसाधन में। खनिजीय संसाधन में मैग्नीज आ जाएगा, कोबाल्ट आ जाएगा, तांबा, निकेल, उसके बाद इधर सल्फाइड, लोहा, जिंक आदि। उसके बाद आ जाएगा ऊर्जा संसाधन में परंपरागत ऊर्जा, जिसके अंतर्गत आपको पेट्रोलियम गैस वगैरह आएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे गैर परंपरागत ऊर्जा, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगा, तरंग ऊर्जा हो जाएगा, ओटेक ऊर्जा हो जाएगा, ये सभी हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को आपको क्या करना है कि डिफाइन करना है, जिसको हमने फ्लो चार्ट में दिखाया। एक फ्लो चार्ट यहाँ दिखा देंगे, इसमें अच्छे से क्लियर हो गया है सारी चीज़। भारतीय समुद्री संसाधन को आपने दिखा दिया, ऊपर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया आपने। अब अजैविक संसाधन में खनिजीय संसाधन था, इसके बारे में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। खनिज संसाधन तो ये क्या है, बहुत धात्विक पिंड सागरीय नीतल पर, नीतल तो आप लोग को बता ही है, ठीक है, कि ये मान लीजिए महासागर का ऊपरी लेयर हो जाता है। तो ये जो होता है आपको, इसको बोला जाता है तल, ठीक है। समुद्र के ऊपर का जो पानी होता है उसको तल बोला जाता है, और नीचे का जो सरफेस होता है उसको नीतल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे है नीतल पर 3.5 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक की गहराई तक पाए जाते हैं। ये हिंद महासागर में बहुतायत से पाए जाते हैं। समुद्री जल से प्राप्त होने वाले नमक एक महत्वपूर्ण अजैविक संसाधन है। हम लोग के आम जीवन में नमक का कितना महत्व है ये तो सभी लोगों को पता ही है, जो कि लगभग 80%, ठीक है, लगभग 80% नमक जो है भारत में वो समुद्री क्षेत्रों से ही प्राप्त किए जाते हैं। तो कितना महत्व है देख सकते हैं। उसी पॉइंट को यहाँ पे लिखा हुआ है, देश के नमक का 80% उत्पादन समुद्री जल से ही किया जाता है। भारत लगभग 95% नमक का उत्पादन निजी क्षेत्र के तहत किया जाता है, ठीक है। 80% समुद्र से और 95% जो है निजी क्षेत्र टोटल लगभग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे ऊर्जा संसाधन में। अब क्या है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति मुख्यतः महाद्वीपीय मग्न तट से की जाती है। महाद्वीपीय मग्न तट आप लोग को बताए ही थे क्या होता है, ठीक है। महाद्वीपीय मग्न तट क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये स्थल है, ठीक है, और स्थल से थोड़ा सा जब नीचे की तरफ गहराई जाएगा तो इसको महाद्वीपीय मग्न तट बोलेंगे, जिसकी कि ढाल 1 डिग्री से लेकर 3 डिग्री के बीच होती है, ठीक है।
और यही जब आगे चल कर ढाल तीव्र हो जाती है और इसकी जो ढाल होती है वो 5 डिग्री हो जाती है, तो इसको महाद्वीपीय मग्न ढाल बोला जाता है। तो आपको जो है पेट्रोलियम या महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अरब सागर में बॉम्बे बेसिन क्षेत्र, खंबात की खाड़ी, एलोबेट, खालियाबेट द्वीप से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का निष्कासन हो रहा है। कच्छ के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का रंभा संरचना का क्षेत्र, रिलायंस समूह द्वारा हाल ही में विकसित दक्षिण तमिलनाडु, ये वगैरह सब इंट्रोडक्शन आपको लिखते जाना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन नहीं मतलब उसके बारे में चर्चा करना, पेट्रोलियम पदार्थ के बारे में कहाँ कहाँ पे है, किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे केरल का कोंकण क्षेत्र हो गया, तटवर्ती क्षेत्र हो गया, पेट्रोलियम प्राकृतिक क्षेत्र के लिए विशाल संभावित क्षेत्र है। सभी चीज़ों को बताना है कहाँ कहाँ पे है ये। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, नेक्स्ट फिर लिखेंगे इस प्रकार से पॉइंट तोड़ के लिखेंगे। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी एवं सुंदरबन क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। पश्चिम बंगाल के ये सब चीज़ें लिखना है। दुर्गावनी क्रीक, ये सब चीज़ें मतलब जहाँ जहाँ पेट्रोलियम क्षेत्र पाए जाते हैं उन सभी की चर्चा आप लोग को कर देना। जैसे लघु ज्वारीय केंद्र की स्थापना की गई थी, इन सभी के बारे में आपको चर्चा करते जाना है। चूँकि ये क्वेश्चन आपको 25 नंबर का पूछेगा, इसलिए जितना शॉर्ट हो सके लिखिएगा। तो इस तरह से पॉइंट्स कवर भी होते हैं अच्छे से। जैसे समुद्री लहरों से विद्युत बनाने वाला देश का पहला संयंत्र तिरुवनंतपुरम केरल के बिंगजम तट पर लगाया गया था। ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें लिखेंगे। जैसे विश्व में पहली बार तमिलनाडु में 100 मेगावाट की ओटेक ऊर्जा इकाई स्थापित की जा रही है, जो तूतीकोरिन के निकट कुलेश्वरम पट्टम के पास इसके विकास की संभावना है। ठीक है, अब जो है हम लोग जैविक संसाधन के बारे में बता दिए। अब क्या करेंगे, जैविक संसाधन के पॉइंट को लेंगे, उसको बताएंगे। हिंद महासागर से प्राप्त होने वाले जैविक संसाधन में वनस्पति, समुद्री जीव, मछली, मोती आदि प्रमुख हैं। इनके बारे में चर्चा कर दिए। अब क्या करना है, लिखना है हम लोग को। तो उसी तरह से पॉइंट बाई पॉइंट लिखते जाएंगे। वनस्पति में फाइटोप्लैंक्टन, शैवाल आदि प्रमुख हैं, जिनका प्रयोग औषधि में होता है। फिर नीचे ओएस्टर्स की दृष्टि से मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी एवं सौराष्ट्र समुद्री किनारा महत्वपूर्ण है। इससे मोती प्राप्त की जाती है। मोती की कृषि को जो है पर्ल कल्चर के नाम से भी जाना जाता है, अंडमान निकोबार में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आप लोग लिखेंगे। यहाँ से आप लोग करंट से भी कुछ चीज़ें अगर मिलती हैं पढ़ने में तो उस चीज़ को डाल सकते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें हमने करंट से उठा कर डाला है। जैसे तमिलनाडु एवं सौराष्ट्र के तटीय भागों में शंख पाया जाता है। तंजौर तमिलनाडु में कैटफिश की कृषि की जाती है। एशिया का सबसे बड़ा समुद्री झींगा, श्रिंग एवं प्रॉन कृषि आंध्र प्रदेश के नौलौर तट पर प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है आपका प्रवाल कोरल, एक महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन है। अंडमान निकोबार, मन्नार की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में इनके संरक्षण के प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप लोग दे दिए क्या क्या संसाधन था, हम लोग दे दिए। अब मेन जो डिमांड था क्वेश्चन का क्या था हम लोग का, ये समुद्री संसाधन के संरक्षण। अब जितने भी संसाधन हैं तो उनके संरक्षण की ज़रूरत है, क्योंकि संरक्षण अगर नहीं होगा तो वो संसाधन क्या होंगे, आगे के समय में समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए उनका संरक्षण करना आवश्यक है। तो अब संरक्षण के लिए क्या क्या करना होगा हम लोग को, तो उस चीज़ को लिखना होगा। तो समुद्री संसाधन मानव के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन वर्तमान में इसके अत्यधिक दोहन से समुद्री पर्यावरण दूषित हो रहे हैं, जो भविष्य में इनकी संभावनाओं का विनाश कर सकता है। इसका संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। अब यहाँ पे दे देंगे समुद्री संसाधन के संरक्षण के निम्न उपाय किए जा सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है उसको दिखा देना है शॉर्ट में। जैसे देखिए यहाँ पे दिखा दिए हैं, पेट्रोलियम पदार्थों का समुद्र में कम रिसाव हो, उसके लिए अत्याधुनिक सुपर बैटरी का उपयोग किया जा रहा है, जो तैलीय पदार्थों की रखा जा सकता है। ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति का संरक्षण किया जा रहा है, इससे में झींगा मछली को उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो जो प्रयास संरक्षण के लिए किया जा संसाधन का, उन्हीं चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मछुआरों को सीमित लाइसेंस प्रदान किया जाए, जिससे कि कम से कम जो है आपको जहाज़ वगैरह सब समुद्र में चलेंगे। जहाज़ जब कम चलेंगे तो सीवेज मतलब तेल रिसाव वगैरह पानी पे लेयर पे कम आएंगे। ठीक है, औद्योगिक कृषि, जैविक कार्बनिक
अकार्बनिक एवं परमाणु उत्सर्जन में समुद्रों में मिलने से पहले वैज्ञानिक तरीके से उपचार किया जाए। मतलब किसी भी तरह का प्रक्षेपण वगैरह किया जा रहा है तो उससे जो हानिकारक पदार्थ समुद्र वगैरह में जा रहे हैं इन सभी चीज़ों को रोका जाए। इसमें कुछ और भी पॉइंट आप लोग अपने अनुसार लिख सकते हैं, बट 25 नंबर का है तो कोशिश करेंगे कि 2.5 से 3 पेज लिखने का। और इसमें आप लोग अपने अनुसार भी कुछ कुछ डाल सकते हैं। ये एक मॉडल फ्रेम था आंसर का कि इस तरह से लिख सकते हैं, तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। फिर इसी प्रकार से किसी क्वेश्चन को लेकर आएंगे हम। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।